हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ऑन अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश टीजीटी नॉन मेडिकल की जो सीरीज़ है, जिसमें टैट के स्टूडेंट भी इस सीरीज़ को देख सकते हैं। इवन हिमाचल प्रदेश स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। इवन कोई भी स्टेट बोर्ड है हमारे पास, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर तरह के बोर्ड के बच्चे लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिस भी तरह के बनेंगे आप समझ सकते हैं, और साथ ही कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी आपकी पॉसिबल है। सो नाउ आज मैं उस सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ जिसकी बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। एक सेगमेंट मैंने कवर कर लिया, परंतु उसमें मैंने पोटेंशियल की डिस्कशन नहीं की, बिकॉज मैं जो देख पा रहा हूँ आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, सो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहे कि जहाँ पे मैं पोटेंशियल की बातें कर रहा हूँ। तो वैसे कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे, तो इस कारण मैंने उस सेगमेंट को थोड़ा सा पीछे कर दिया। बाद में टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली कवर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ऑल। बट राइट नाउ आई वांट टू स्टार्ट क्लासिकल मैकेनिक्स बिकॉज द वेटेज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स इज सो मच हाई इन टीजीटी एग्जामिनेशन, राइट। सो नाउ आज से मैं टीजीटी का जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उस पर डिस्कशन करूँगा, और ये काफ़ी हमारा चलेगा, लंबा चलेगा ये वाला सीरीज। पर सिमिलरली जैसे मैंने प्रीवियसली आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक की बातें की, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, एंड देन मैंने एक अप्रोक्सीमेट ज़्यादा नहीं तो 70 to 80 क्वेश्चन के खाप के साथ कंप्लीट 1 आवर प्लस की वीडियो बनाई, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आप देखना चाहते हो वाले क्वेश्चन तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो प्लेलिस्ट बनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक टीजीटी नॉन मेडिकल की, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। लास्ट वीडियो है 6th वीडियो, तो वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला आप लोगों का, एक तो उन क्वेश्चंस को आप देखोगे तो वहाँ से आपको अनदर क्वेश्चन भी कनेक्ट करने आएंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट तो सेम होगा ना, आपकी वैल्यू चेंज हो सकती है, कॉन्सेप्ट तो जो फिजिक्स में लगना है वो लगेगा ही लगेगा। सो आज मैं जो सेगमेंट डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स सेगमेंट। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में थोड़ी सी बात मैं वेक्टर अलजेब्रा की करूँगा। जैसे वेक्टर अलजेब्रा में ये बताऊँगा होता क्या है, क्योंकि आज तक हमने पढ़ा है ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहाँ पर वेक्टर होते हैं, जहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो स्केलर होते हैं, तो उसको थोड़ा बताऊँगा, तो उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर उसके बाद आगे उसके टाइप पढ़ाऊँगा कुछ, क्योंकि कभी क्या होता है कि पूछ सकते हैं एक अलग वेक्टर बोल दिया, एक अलग वेक्टर बोल दिया, कुछ रीज़न पूछते हैं, तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा वेक्टर अलजेब्रा ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस करूँ। देन मैं क्लासिकल मैकेनिक्स में आपके साथ काइनेमेटिक्स की शुरुआत करूँगा। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स हमारे पास दो पोर्शन यहाँ पे हो गए, और उन दोनों पोर्शन को कंप्लीट करेंगे हम बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में, राइट। सो नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, मैं महेंद्र कुमार फिजिक्स टीच करता हूं। तो आज एक बार फिर से आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं क्लासिकल मैकेनिक्स की ये आपके साथ सीरीज़ लेकर। तो होपफुली, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि डे बाई डे इंक्रीजिंग ग्रोथ है मेरे यूट्यूब चैनल की। मैं हमेशा देख पा रहा हूँ अच्छे व्यूअर्स, कहीं पे 20 थे तो आज कहीं पे 90 के आसपास पहुँच रहे। अगर सब्सक्राइबर पहले अगर लेस देन 100 है तो लेस देन मोर देन 100 हो रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग है, और होपफुली कि आप एक भरोसा कर पा रहे हो। और मैंने ये बात आपको डेफिनेटली कही है कि आपको सब्सक्राइबर और व्यू काउंट देख के वीडियोज़ को जज नहीं करना है। एक बार सिस्टमैटिक वे में पूरा वीडियो एक बार आप लोगों ने खुद देखना है। देन उसके बाद आप लोग मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ हमें इसमें कम नहीं मिल रही है, क्या चीज़ हमें इसमें मिल रही है। क्योंकि आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर तरह का कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। एक बार आप वीडियो लेक्चर को गो थ्रू करोगे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हाँ पूरे फोकस के साथ आपको वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा, राइट। ओके दोस्तों, सो स्टार्ट करता हूँ मैं वेक्टर अलजेब्रा। सबसे पहले थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन करूँगा वेक्टर अलजेब्रा की। मैं ये मान के चलूँगा कि वेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, परंतु कभी कभार क्या होता है कि हम कुछ स्पेसिफिक पैरामीटर के साथ आगे बढ़े होते हैं, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए आई जस्ट ऐड समथिंग न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स इनसाइड द वेक्टर अलजेब्रा, एंड देन हम वहाँ से आगे कैरी करेंगे अपनी चीज़ों को, राइट। सो नाउ फर्स्ट बात कर रहा हूँ मैं वेक्टर अलजेब्रा की। क्या डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों? वेक्टर अलजेब्रा की। इसमें मैं पहली बात आपके साथ वेक्टर की करूँगा कि वेक्टर होता क्या है। मेनली दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है कि आपके पास जो वेक्टर होते हैं, वेक्टर में आपके पास दो चीज़ें, एक तो आपके पास डायरेक्शन होती है प्लस आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। ये आपके पास क्या होता है? वेक्टर होता है ना, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ये आपने आज तक पढ़ा होगा। और आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी होती है, जो स्केलर क्वांटिटी की आज तक आपने डिस्कशन की है, तो आज तक आपने जो स्केलर क्वांटिटी की डिस्कशन की है कि आपके पास स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है दोस्तों जिन क्वांटिटीज़ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं।
परंतु थोड़ी सी डिस्कशन को चेंज करते हैं, जैसे कि वेक्टर क्वांटिटी में दोस्तों ये दो पैरामीटर तो हमारे पास होने ही चाहिए, परंतु इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट ऐड हो जाता है कि जो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है वो हमारी लॉज ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करती है, लॉज ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करती है, ठीक है, को भी फॉलो करती है। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो हमारी लॉज ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते। मान लेने के लिए हमारे पास कोई फोर्स है, ठीक है। अब मानते हैं कि इस पॉइंट पे मेरे पास यहाँ से फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का और यहाँ से फोर्स लग रहा है मेरे पास 3 न्यूटन का, लेट अस कंसीडर। अब इस पॉइंट पे हमारे पास दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। पहला फोर्स हमारे पास अपवर्ड से लग रहा है और ये हमारे पास इस साइड से लग रहा है, तो आपको पता है कि ये बॉडी कहीं इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अब मैं पूछ रहा हूँ आपको कि नेट फोर्स क्या होगा। अब अगर कॉमनली अगर आप सोचोगे, आप बोलोगे कि 3 + 2 तो हमारे पास 5 न्यूटन नेट फोर्स आ गया, परंतु यहाँ पर हमारे पास नेट फोर्स 5 न्यूटन नहीं होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि फोर्स को हम इस तरह से कभी भी ऐड नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्टिवेशन से एक फॉर्मूला आता है, अगर आपको पता होगा। यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमारे पास 90 डिग्री के एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास एफ नेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब cos थीटा की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है, तो cos 90 हमारे पास क्या होता है 0। तो इस टर्म को मैं यहाँ पे 0 कंसीडर करूँगा। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास वैल्यू है वो क्या है, F1 मेरे पास अगर मैं इसको मानता हूँ F1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और ये मेरे पास प्लस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरे पास 9 + 2 × 4, ये मेरे पास वैल्यू आ गई √13। तो एफ नेट मेरे पास √13 आया इंस्टेड ऑफ 5 न्यूटन, राइट। सो अब हमें यहाँ से ये आइडिया लगा कि फोर्स को मैं ऐसे तो नहीं कर पा रहे, क्योंकि फोर्स के पास तो हमारा ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में मैंने सिंप्लीफाई की। सो नाउ ऐसी हमारे पास एक क्वांटिटी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी करंट, कौन सी, करंट। करंट में क्या होता दोस्तों, हमारे पास करंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस हमारे पास डायरेक्शन भी है, परंतु उसको हम अल्जेब्रिकली ऐड करते हैं। जैसे हम अल्जेब्रिकली नहीं, स्केलर को जैसे हम ऐड करते हैं ना बेसिक अलजेब्रा से 2 + 3 3 + 4 लाइक दैट, एंड वी विल ईजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट इन दैट मैनर। सो दैट्स वाई वी आर not considering current is like a vector quantity. So we are not considering current is vector quantity. That is the reason, like I mention here, इस शीट पे मैं बताता हूँ आपको, like I have 2 direction of current, this one and this one. In this wire 2 ampere current is passing and this is 3 ampere current. So now let us consider final direction of current this one, and then मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि व्हाट द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट इन दिस वायर. सो इट्स नॉर्मली यू जस्ट ऐड द क्वांटिटी ऑफ करंट, दिस वन एंड दिस वन, 3 + 2, दिस वन इज 5 एम्पियर, राइट. इट्स a simple addition. But in the case of force, this is third Newton force, this is 2 Newton force, and at the end F net is √13. This is the difference between current and force. So I simply mention here current is not vector quantity but force is vector quantity. Then now what about current? Current is टेंसर क्वांटिटी. मेनली टेंसर क्वांटिटी कहते हैं हम करंट को. कौन सी क्वांटिटी हमारे पास होती है? टेंसर. टेंसर क्वांटिटी हमारे पास होती क्या है दोस्तों, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ी होगी. टेंसर क्वांटिटी हम मेनली स्टडी करते हैं हायर स्टडीज़ में. लेट अस कंसिडर लाइक इफ़ वी आर इन मास्टर, इफ़ वी आर डूइंग मास्टर डिग्री, इन दैट टाइम वी विल डेफिनेटली कंटिन्यू द कोर्स ऑफ टेंसर क्वांटिटीज. वहाँ पे स्पेसिफिक एक हमारे पास पूरा मेजर टॉपिक आता है टेंसर का, जहाँ पे हम टेंसर की बात करते हैं. तो थोड़ा सा आइडिया बता दूँ मैं. टेंसर में हमारे पास रैंक होती है, आरसीस को रिप्रेजेंट करते हैं. अगर हमारे पास टेंसर दोस्तों रैंक 0 का हो गया, वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो हमारे पास स्केलर होता है. और टेंसर हमारे पास रैंक 1 का हो गया, उसको हम वेक्टर कहते हैं. और टेंसर हमारे पास मोर देन, टेंसर की रैंक मोर देन 1 हमारे पास आ गई, मान लो 2, ये हमारे पास टेंसर क्वांटिटी होती है. तो इसको और डेप्थ में पढ़ने के लिए तो हमें बिल्कुल अलग से एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी. परंतु ये मान लो कि टेंसर में हम रैंक देखते हैं. और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि
वेक्टर एंड स्केलर टेंसर के अंदर ही होते हैं। हाँ, बट ये देखा जाता है कि अगर टेंसर की रैंक 0 है, दैट टाइम वी आर सेइंग लाइक दिस इज स्केलर क्वांटिटी एंड द रैंक ऑफ टेंसर इज 1, इन दैट केस दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड द रैंक ऑफ टेंसर इज मोर देन 1, इन दैट केस वी आर कंसिडरिंग दैट क्वांटिटी इज नॉन एज टेंसर क्वांटिटी। गेट इट माई पॉइंट? दिस इज द सिंपल थिंग, राइट? नाउ अब हम आगे देखते हैं कि हमें ये पता लग गया कि जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर में हमने एक नई बात पता कर ली कि वेक्टर क्वांटिटी एंड क्वांटिटी को बोलते हैं जिनमें हमारे पास पहले एक डायरेक्शन होता है, प्लस हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होता है, प्लस हमारे पास वो लॉज ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करे। दैट क्वांटिटी नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आज से हमारे पास फ्रॉम टुडे you know like what is vector quantity, that is direction, magnitude and follow law of vector algebra, so उसको हम कहते हैं अपनी vector quantity, ठीक है ना। और नाउ स्केलर क्वांटिटी तो आपको पता ही है। स्केलर क्वांटिटी में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। सो नाउ इतना ही मैंने वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताना था, एंड लिटिल बिट आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड ऑफ vector, like representation of vector. This is a representation of vector and this point is tail and this one is head, hopefully आपको पता होगा। and then this distance, the distance of vector representing the magnitude of vector, कि कितना मैग्नीट्यूड है। अगर हमारे पास ये डिस्टेंस छोटा है तो कम मैग्नीट्यूड है, ये डिस्टेंस थोड़ा इससे बड़ा है, दिस इज द डिस्टेंस more than this one, this is the large distance, that's why we are saying that this distance representing the magnitude value, right? and now जो हमारे पास ये एरो होता है, ये हमारे पास डायरेक्शन सिग्निफाई करता है। what the significance of that arrow? this is representing the direction of that vector, right? so यहाँ पर हमें पता लग गया। तो लेंथ ऑफ वेक्टर से हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पता लगता है। ये मेरे पास जो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी? वेक्टर की, राइट? दिस ऑन द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। सो नाउ अब थोड़ी सी डिस्कशन को और कंटिन्यू करूँगा, एंड और काफ़ी सारी बातें भी आपको आइडिया ही होगी। लाइक अब डायरेक्शन भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर बनाने को कह देते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होपफुली आपको आइडिया तो होगा, पर फिर भी चलो मैं अगर लेक्चर कवर कर ही रहा हूँ तो सभी बेसिक चीज़ें यहाँ पे कवर कर लूँगा, तो कभी आप देखो तो आपको आइडिया लगे कि सर ने सभी बातें डिस्कस की है, ठीक है। सो नाउ ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 1 मिनट, ओके। अब ये हमारे पास ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट और ये साउथ। अब ये हमारे पास ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट ये वाली, साउथ ईस्ट ये वाली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट और ये वाली डायरेक्शन साउथ वेस्ट। तो इनका भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनसे रिलेटेड भी कभी कभी क्या प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो दैट टाइम इफ़ यू हैव सम आइडिया देन यू फ्रीली आंसर द क्वेश्चन, राइट। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या भरोसा हो सकता है, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर तरह के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। सो ये हमारी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हर एक सेगमेंट को, हर एक आस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करें, तो हमें फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। सो नाउ अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टाइप ऑफ वेक्टर्स, टाइप ऑफ वेक्टर की डिस्कशन करूंगा। उसके आगे वेक्टर के बारे में मैं और ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, देन सीधे मैं अपने काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करूंगा, ठीक है। वो इस लेक्चर में भी मूव कर सकता हूँ, या फिर मुझे अनदर वीडियो बनाना पड़े तो वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। परंतु वेक्टर बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सम टाइम क्या हो जाता है कि वेक्टर हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये आपको सिस्टमैटिक वे में पता हो तो देन आगे हमें फोर्स की डायरेक्शन बताने में दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी सारी बातें बताने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी ईजीनेस के लिए आप लोगों के साथ ही डिस्कशन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे आपको बताना है, तो मुझे सिस्टमैटिक वे में आपको आगे लेकर चलना है कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट की मुझे ज़रूरत है। इवन कभी भी फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बता दूं, हमारे पास कुछ चीज़ें मैथ्स की हमें बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बता दूंगा मैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे उसके बारे में भी बता देता हूँ। डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, पहले तो ये हमारा बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड देन उसके बाद बेसिक अलजेब्रा हमारा बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और हमारे पास जो है
ट्रिग्नोमेट्री हमारी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद हमारी ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर हम बात करते हैं तो लाइक ये हमारे पास एक सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट है, तीसरा सेगमेंट, और ये हमारे पास जो मैं वेक्टर अलजेब्रा की बात करता हूँ ये हमारा परफेक्ट होना चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक है, ये तो होने ही चाहिए। बाकी टाइम के साथ जो जो हमें ज़रूरत पड़ती जाती है उनकी हम डिस्कशन बाद में करेंगे। परंतु ये जो 4 चीज़ें हैं मैथ्स के जो टूल्स है ये आपको बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए, तब आप फिज़िक्स को बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में डील कर सकते हैं। और वन थिंग मोर, अगर आपको लगता है जो भी मैं ये आपके साथ डिस्कशन करता हूँ, जो ये मेरे पास ही मैं ये PDF यहाँ पे बनाता हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेशन में एक बार ज़रूर बताना, तो मैं आपको सोर्स बताऊंगा कि कहाँ पर ये आपको शीट मिल सकती है। और ये शीट मेरी कंप्लीट आपकी जो पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूँ उसकी मैं पूरी सिस्टमेटिक वे में दूंगा। जैसे इससे पहले मैंने आपके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर लिए, वो जो भी मैंने लेक्चर में पढ़ाया उसकी शीट मेरे पास अवेलेबल है। जैसे यहीं पर देखो मैंने ऊपर रखी हुई है, ये देखो लास्ट मैंने ये आपके साथ लास्ट लेक्चर में ये सारे डिस्कशन करी हुई है, सारी बातें यहीं पर है देखो। तो ये शीट मैं आपको तब प्रोवाइड कराऊंगा जब आप मुझे बोलोगे कि अगर कमेंट सेशन में मुझे लगेगा कि आप लोगों को सच में ज़रूरत है। ऐसे मैं इस शीट को रिवील नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है हमारे लेक्चर और आपको ज़रूरत है इस शीट की, तो मैं इस शीट को आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो अभी तक 78 पेजेस हमारे इस शीट में कवर हो चुके हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो जो फिज़िक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे पास, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई विल ट्राई टू कवर these concepts systematically, right? That is the major task for me right now. And now I will discuss the concept of vectors. So now we will moving toward type of vectors, right? What the type of vectors? सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर में पहले वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सो पहला हमारे पास मैं डिस्कशन करूँगा इक्वल वेक्टर की, एंड दूसरा मैं आपको बताऊंगा पैरेलल वेक्टर, एंड थर्ड मैं आपको बताऊंगा एंटी पैरेलल वेक्टर, एंड एंटी पैरेलल वेक्टर को बताने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 4th नंबर पे आपको मैं बताऊंगा नेगेटिव वेक्टर, एंड देन उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कोप्लेनर वेक्टर की। ये सभी टाइप मैं आपको एक बार समझा दूंगा कि कौन से क्या होते हैं, ठीक है। और फिर करूँगा ऑर्थोगोनल, एंड देन उसके बाद बताऊंगा आपको मैं 7th नंबर पे को इनिशियल वेक्टर, एंड देन आपके साथ जो 8th वेक्टर मैं डिस्कस करूँगा कनकरेंट वेक्टर, एंड 9th में आपके साथ डिस्कस करूँगा कोलिनियर वेक्टर। ये सभी मैंने आपको लाइन वाइज बता दिया। तो एक एक को डिस्कस करते और जल्दी कवर करेंगे। इक्वल वेक्टर दोस्तों हमारे पास वो वेक्टर होते हैं जिसमें एक तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, दूसरा हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए दो वेक्टर का, और तीसरा हमारे पास डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी सेम, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम। मान लो ये मेरे पास है फोर्स 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में F1, तो F2 भी मेरे पास ऐसे होना चाहिए 10 न्यूटन का सेम, तो इसको कहूँगा मैं इक्वल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ये मेरे पास पैरेलल वेक्टर है। मान लो पैरेलल वेक्टर में हमारे पास सिंपल से जो हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ये डायरेक्शन सेम होनी चाहिए दो वेक्टर की। मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, फिजिकल क्वांटिटी अलग हो सकती है, वो वैलिड है। और बात करते हैं एंटी पैरेलल की, एंटी पैरेलल में हमारे पास सेम है, बस सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो तो चलेगा। बात समझ आई। एंड नाउ इसके बाद नेगेटिव वेक्टर की बात करता हूँ। नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास थोड़ा सा अलग है, ये देखना पड़ेगा। नेगेटिव वेक्टर और इक्वल वेक्टर सेम जैसे, अब जैसे हमारे पास नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव वेक्टर में हमारे पास सेम ऐसे ही होना चाहिए इक्वल वेक्टर की तरह, परंतु इक्वल वेक्टर में हमारे पास डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और सेम एज इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड और फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए नेगेटिव वेक्टर के। एंड कोप्लेनर वेक्टर मतलब हमारे पास मान लो ये कोई प्लेन है, इस प्लेन में हमारे पास ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ऐसे वेक्टर को कहते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब हमारे पास कोई दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर हमारे पास क्या होते हैं, को इनिशियल वेक्टर हम उन वेक्टर को कहते हैं दोस्तों जिनका हमारे पास ओरिजिन एक होता है। मान लो
ए वेक्टर इधर को, और यहीं से हमारे पास बी वेक्टर भी। इस तरह के वेक्टर को कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। एंड नो कनकरेंट वेक्टर, कनकरेंट वेक्टर मतलब ये एक ही पॉइंट की तरफ इंक्लाइंड है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इस तरह का वेक्टर को हम कहते हैं कॉन्करेंट वेक्टर। और कोलिनियर वेक्टर हमारे पास जो एक ही एक्सिस पे हमारे लाई करते हैं। ये डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, सेम डायरेक्शन हो सकती है, परंतु ये हमारे पास एक ही एक्सिस पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, अभी आपको मैंने कुछ वेक्टर के बारे में बता दिया। अब हमारे पास इसके बाद भी और वेक्टर होते हैं। यूनिट वेक्टर आपको पता है, अगर यूनिट वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर जो हमारा यूज़ होता है जिसे कहते हैं यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और उसके बाद जीरो वेक्टर, है ना। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं कि हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर हमें बताता है डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर को अगर हम सिग्निफाई करते हैं, ये होता है हमारे पास यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ये होता है हमारे पास ये वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ? तो इसका भी ध्यान रखना। सो ये बात आपके साथ मैंने की यूनिट वेक्टर के। इसके बाद एक दो हमारे पास और वेक्टर, एक हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर वो होता है जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है। मान लो ये पॉइंट, ये हमारे पास जीरो वेक्टर को सिग्निफाई कर रहा है। देन इसके बाद एक और हमारे पास वेक्टर है जिसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब इसमें आप सिंपली देख सकते हो, मान लो मेरे पास ये है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी y ये x, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसको ओरिजिन से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ एक वेक्टर, और ये रेडियस r। अब इसको देखना चाहता हूँ मैं, मतलब और इसका पोजीशन वेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया। अब इसमें देखना चाहता हूँ मैं कि इस पॉइंट के लिए अगर मैं कुछ पॉइंट लिखूँ। अब आपको पता है कि मान लो ये मेरे पास 2 है और ये मेरे पास मान लो 2 है दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या हो गए, 2,2 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर इसका कहने का मतलब है कि ये 2i और 2j है। अब इस पॉइंट को अगर मैं लिखूँगा, इस पॉइंट को अगर सिस्टमैटिक वे में लिखूँगा, यहाँ पर मेरे पास r बनेगा, क्या बनेगा, 2i प्लस 2j। तो ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर बना इस पॉइंट का। तो इस तरह का जो हमारे पास वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर होता है, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, और ये हमारे पास जीरो वेक्टर। ये सिंपल मैंने आपके साथ डिस्कशन की, वेक्टर्स किया, और वेक्टर के डिस्कशन में आई थिंक इज़ इट मोर देन एनफ, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी जो भी बातें मैं करूँगा वो आगे डिस्कशन के साथ कंटिन्यू करूँगा जैसे जैसे आगे बढ़ूँगा। तो मैं इसके बाद डायरेक्ट जो डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ डिस्कस करूँगा काइनेमैटिक्स की, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में बात क्या करूँगा,